कहानी का शीर्षक है उम्र भर का रिश्ता। रिसॉर्ट के मालिक ने मुझे बुलाकर कहा कि उसे रिसॉर्ट बंद करना पड़ेगा। पास के गांव से केवल एक लड़की आती रहेगी जो सफाई करने। शहर की भीड़-भाड़ से दूर कुछ दिन तन्हा प्रकृति के बीच बिताने के ख्याल से मैं हर साल करीब 15-20 दिनों के लिए मनाली, नैनीताल जैसे किसी हिल स्टेशन पर जाकर ठहरता हूँ। मैं पापा के साथ फैमिली बिजनेस संभालता हूँ, इसलिए कुछ दिन बिजनेस से उनके ऊपर छोड़कर आसानी से निकल पाता हूँ। इस साल भी मार्च महीने की शुरुआत में ही मैंने मनाली का रुख किया था। मैं यहाँ जिस रिसॉर्ट में ठहरा हुआ था उसमें 40-50 से ज़्यादा कमरे हैं, मगर केवल 4-5 कमरे ही बुक थे। दरअसल ऑफ सीज़न की वजह से भीड़ ज़्यादा नहीं थी। वैसे भी कोरोना फैलने की वजह से लोग अपने शहरों की तरफ जाने लगे थे। मैंने सोचा था कि 1 सप्ताह और ठहर कर निकल जाऊंगा, मगर इसी दौरान अचानक लॉकडाउन हो गया। 2-3 फैमिली रात में ही निकल गए और यहाँ केवल मैं रह गया। रिसॉर्ट के मालिक ने मुझे बुलाकर कहा कि उसे रिसॉर्ट बंद करना पड़ेगा। पास के गांव से केवल एक लड़की आती रहेगी जो सफाई करने, पौधों को पानी देने और फ़ोन सुनने का काम करेगी। बाकी सब आपको खुद मैनेज करना होगा। अब रिसॉर्ट में अकेला मैं ही था। हर तरफ साएं साएं करती आवाज़ मन को उद्वेलित कर रही थी। मैं बाहर लॉन में आकर टहलने लगा। सामने एक लड़की जिसके हाथ में झाड़ू था। गोरा दमकता रंग, बंधे हुए लंबे सुनहरे से बाल, बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर मुस्कान लिए वह लड़की लॉन की सफाई कर रही थी। साथ ही मीठा सा पहाड़ी गीत भी गुनगुना रही थी। मैं उसके करीब पहुंचा। उसे देखते ही वह गुड मॉर्निंग सर कहती हुई सीधी खड़ी हो गई। तुम्हें इंग्लिश भी आती है? जी, अधिक नहीं, मगर ज़रूरत भर इंग्लिश आती है मुझे। मैं गेस्ट को वेलकम करने, उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाने का काम भी करती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा। सपना। मेरा नाम सपना है सर, उसने खनकती हुई सी आवाज़ में जवाब दिया। नाम तो बहुत अच्छा है। जी, मेरी माँ ने रखा है। अच्छा, सपना का मतलब जानती हो? हाँ जी, जानती क्यों नहीं। तो बताओ, क्या सपना देखती हो तुम? मुझे उससे बातें करना अच्छा लग रहा था। उसने आंखें नचाते हुए कहा, मैं क्या सपना देखूंगी, बस यही देखती हूँ कि मुझे एक अच्छा सा साथी मिल जाए, मेरा ख्याल रखे और मुझसे बहुत प्यार करे, हमारा एक सुंदर सा संसार हो। उसने कहा, वाह, सपना तो बहुत प्यारा है, पर यह बताओ कि अच्छा सा साथी से क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा सा यानी कि जिसे कोई गलत आदमी ना हो, उसे शराब, तंबाकू या जुआ जैसी लतों से दूर रहे, जो दिल का सच्चा हो, बस। और क्या? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, वैसे मुझे लगता है आपको भी कोई बुरी लत नहीं। ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने उससे पूछा। बस आपको देख कर समझ आ गया, भले लोगों के चेहरे पर लिखा होता है। अच्छा, तो चेहरा देख कर समझ जाती हो कि आदमी कैसा है? जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, औरतें आदमी की आंखें सब पढ़कर समझ जाती हैं कि वह क्या सोच रहा है। अच्छा सर, आपकी बीवी तो बहुत खुश रहती होगी ना? बीवी नहीं तो शादी कहाँ हुई मेरी? अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई अब तक, तो आप कैसी लड़की ढूंढ रहे हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। बस एक खूबसूरत लड़की जो दिल से भी सुंदर हो और चेहरे से भी, जो मुझे समझ सके। ज़रूर मिलेगी सर। देखिए, अब मैं आपका कमरा भी साफ़ कर दूँ। वह मेरे कमरे की तरफ बढ़ गई। सपना मेरे आगे आगे चल रही थी। उसकी चाल में खुद पर भरोसा और अल्हड़पन छलक रहा था। मैंने ताला खोल दिया और दूर खड़ा हो गया। वह सफाई करती हुई बोली, मुझे पता है आप बड़े लोग हो और हम छोटी जाति के, फिर भी आपने मेरे से इतने अच्छे से बात की है। वैसे आप यहाँ के नहीं हो ना? आपका गांव कहाँ है? मैं दिल्ली में रहता हूँ। वैसे तो बिहार का ब्राह्मण। अच्छा जी, आप नहा लो, मैं जाती हूँ। कोई भी काम हो तो मुझे बता देना, मैं पूरे दिन इधर ही रहूँगी। ठीक है, ज़रा यह बताओ कि आसपास कुछ खाने को मिलेगा? ज़्यादा कुछ तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी दूरी पर एक किराने की दुकान है, वहाँ कुछ मिल सकता है। ब्रेड, अंडा तो मिल ही जाएगा, मैगी भी होगी और वैसे समोसे भी रखता है। देखिए, शायद समोसे भी मिल जाएं। ओके, थैंक्स। मैं नहा धोकर बाहर निकला। समोसे, ब्रेड, अंडे और मैगी के कुछ पैकेट्स लेकर आ गया। दूध भी मिल गया था। दोपहर तक का काम चल गया, मगर अब कुछ अच्छी चीज़ें खाने का दिल कर रहा था। इस तरह ब्रेड अंडा खाकर पूरा दिन बिताना कठिन था। मैंने सपना को बुलाया। सुनो, तुम्हें कुछ बनाना आता है? हाँ जी सर, बनाना तो आता है, पर क्या आप मेरे हाथ का बना हुआ खाएंगे? हाँ सपना, खा लूँगा। मैं इतना ज़्यादा ऊंच नीच नहीं मानता। जब कोई और रास्ता नहीं तो यही सही, तुम बना दो मेरे लिए खाना। मैंने उसे 500 का नोट देते हुए कहा, चावल, आटा, दाल, सब्जी जो भी मिल सके ले आओ और खाना तैयार कर दो। जी सर, कहकर वह चली गई। शाम को 2-3 डिब्बों में खाना भरकर ले आई। यह लीजिए, दाल, सब्जी और चपाती, अचार भी है, और हाँ,
कल सुबह चावल दाल बना दूँगी। थैंक यू सपना। मैंने डब्बा ले लिया। वह रोज़ का नियम बन गया। वह मेरे लिए रोज़ स्वादिष्ट खाना बना कर लाती। मैं जो भी फरमाइश करता वही तैयार करके ले आती। अब मैं उससे और भी ज़्यादा बातें करने लगा। उससे बातें करने से मन फ्रेश हो जाता। वह हर तरह की बातें कर लेती थी। उसकी बातों में जीवन के प्रति ललक दिखती थी। वह हर मुश्किल का सामना हंस कर करना जानती थी। उसने अपने बचपन में के किस्से सुनाती रहती थी। उसके घर में माँ, बाबूजी और छोटा भाई हैं। अभी वह अपने घर में अकेली थी। घर वाले शादी में पास के शहर में गए थे और वहीं फंस गए थे। वह बातचीत में जितनी बिंदास थी, उसकी सोच और नज़रिए में भी बेबाकी झलकती थी। किसी से डरना या अपनी परिस्थिति से हार मानना उसने नहीं सीखा था। किसी भी काम को पूरा करने या कोई नया काम सीखने में के लिए अपनी पूरी शक्ति और प्रयास लगाती। हार मानना जैसे उसने कभी जाना ही नहीं था। उसकी बातों में बचपन की मासूमियत और युवावस्था की मस्ती दोनों होती थी। बातें बहुत करती थी, मगर उसकी बातें कभी बोरियत भरने वाली नहीं, बल्कि इंटरेस्ट जगाने वाली होती थी। मैं घंटों उससे बात करता। उसने शहर की लड़कियों की तरह कभी कॉलेज में जाकर पढ़ाई नहीं की। गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ाई करके हाल ही में 12वीं की परीक्षा दी थी, पर उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। दिमाग काफ़ी तेज़ था। कोई भी बात तुरंत समझ जाती, हर बात की तह तक पहुंचती। मन में जो ठान लेती वह पूरा करके ही छोड़ती। शिक्षा और समझ में वह किसी से कम नहीं थी। अपनी जाति के कारण उसे माँ बाप का काम अपनाना पड़ा था। उसकी प्रकृति तो खूबसूरती थी ही, देखने में भी कम खूबसूरत नहीं थी। जितनी देर वह मेरे करीब बैठती, मैं उसकी खूबसूरती में खो जाया करता। वह हमेशा अपनी आंखों में काजल और माथे में बिंदियाँ लगाती थी। उन कजरारी आंखों के कोनों से सुनहरे सपने की उजास झलकती रहती। लंबी मैरून कलर की बिंदी हमेशा उसके माथे पर होती, जो उसकी रंग बिरंगी पोशाकों से मैच करती। कानों में बाली और गले में प्यारा सा हार होता, जिसमें वह सुनहरे रंग की पेंडेंट उभर कर दिखती। सपना, तुम्हें कभी प्यार हुआ है? एक दिन यूं ही मैंने पूछ लिया। मेरी बात सुनकर वो शर्मा गई और फिर हंसती हुई बोली, प्यार कब हो जाए कौन जानता है। प्यार बहुत बुरा रोग है। मैं तो कहती हूँ यह कोरोना से बड़ा रोग है। उसे कहने का अंदाज़ ऐसा था कि मैं भी उसके साथ हंसने लगा। हम दोनों के बीच एक अलग तरह की बॉन्डिंग बनती जा रही थी। वह मेरी बहुत केयर करती, मैं भी उससे जब उसके साथ होता तो पूरी दुनिया भूल जाता। एक दिन शाम के समय मेरे गले में दर्द होने लगा। रात भर खांसी भी आती रही। अगले दिन भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। गले में खराश और खांसी के साथ सर दर्द हो रहा था। मेरी तबीयत को लेकर सपना परेशान हो उठी। वह मेरे खान पान का और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगी। मुझे गुनगुना पानी पीने को देती, दूध में हल्दी डालकर पिलाती। तीसरे दिन मुझे बुखार भी आ गया। सपना ने तुरंत मेरे घर वालों को खबर कर दी। साथ ही उसने रिजॉर्ट के डॉक्टर को भी फ़ोन लगा दिया। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसने मुझे बुखार की दवा दी। रिज़ॉर्ट में ही इमरजेंसी सामानों से मेरी देखभाल करने लगी। उसने मेरे लिए भाप लेने का इंतज़ाम किया। तुलसी, काली मिर्च, अदरक, सौंठ मिलाकर हर्बल टी बनाई। एलोवेरा और गिलोय का जूस पिलाया। वह हर समय मेरी करीब बैठी रहती, बार बार गुनगुना करके पानी पिलाती। कोई और होता तो मेरे अंदर कोरोना के लक्षण को देखकर भाग निकलता, मगर वह बिल्कुल भी नहीं घबराई। बिना किसी प्रैक्टिस गियर के मेरी देखभाल करती रही। मेरे बहुत कहने पर उसने दुपट्टे से अपनी नाक और मुंह ढकना शुरू किया। इधर मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती थी, मगर सपना ही वीडियो कॉल करके पूरे हालात का विवरण देती रहती, मेरी बात करवाती, खान पान के जरिए जो भी उपाय कर रही होती उसकी जानकारी उन्हें देती। माँ भी उससे समझाती कि और क्या किया जा सकता है। इधर पापा लगातार इस कोशिश में थे कि मेरे लिए अस्पताल के बेड और एम्बुलेंस का इंतज़ाम हो जाए। इसके लिए दिन भर फ़ोन घनघनाते रहते, मगर इस पहाड़ी इलाके में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी। आसपास कोई अच्छा अस्पताल भी नहीं था। इस परिस्थिति में मैं और मेरे घर वाले सपना की सेवा भावना और केयरिंग नेचर देखकर दंग थे। मम्मी तो उसकी तारीफ़ करते नहीं थकती। मैं भी सोचता कि वह नहीं होती तो मैं खुद को कैसे संभालता। इस बीच मेरा कोरोना टेस्ट हुआ और रिपोर्ट निगेटिव आई। सबकी जान में जान आई। सपना की मेहनत रंग लाई और 2-4 दिनों में ही मैं ठीक भी हो गया। एक दिन वह दोपहर तक नहीं आई। उस दिन मेरे लिए समय बिताना कठिन हो गया। उसकी बातें रह रह कर याद आ रही थी। मुझे उसकी आदत सी हो गई थी। शाम को वह आई, मगर काफ़ी बुझी बुझी सी। क्या हुआ सपना, सब ठीक तो है? मैंने पूछा तो वह रोने लगी। जी मैं घर में अकेली हूँ ना। कल शाम 2 गुंडे घर के आसपास घूम रहे थे, मुझे छेड़ने भी लगे। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर घर में घुस कर दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह से ही वह आसपास ही घूमते नजर आए, तभी मैं घर से नहीं निकली। यह तो बहुत गलत बात है। तुमने आसपास वालों को नहीं बताया? जी हमारे घर दूर दूर बने हैं। बगल वाले घर में काका रहते हैं, पर अभी बीमार हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर नहीं बताया। मुझे तो अब घर जाने में भी डर लग रहा है। वैसे भी गुंडों से कौन दुश्मनी मोल ले।
तुम घबराओ नहीं। अगर आज रात भी वे गुंडे तुम्हें परेशान करें तो कल सुबह अपने लिए ज़रूर सामान लेकर यहीं चली आना। अभी कोई है ही नहीं रिसॉर्ट में, तुम यहीं रह जाना। रिसॉर्ट के मालिक ने कुछ कहा तो मैं बात कर लूँगा उससे। जी आप बहुत अच्छे हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले दिन सुबह ही वह कुछ सामान के साथ रिसॉर्ट आ गई। वह काफ़ी डरी हुई थी, आंखों में आंसू बह रहे थे। अब मैं घर में अकेली नहीं रहूँगी। कल भी गुंडे आकर मुझे परेशान कर रहे थे। मैं सामान ले आई हूँ। यह तुमने ठीक किया सपना, तुम यहीं रहो, यहाँ सुरक्षित रहोगी तुम। मैंने भरोसा दिलाते हुए अपना हाथ उसके सिर पर रखा। उसके हाथों के स्पर्श से मेरे अंदर एक सिहरन सी हुई। मैंने जल्दी से हाथ हटा लिया। मेरी नज़रों में शायद उसे सब कुछ भांप लिया। उसके चेहरे का शर्म की हल्की सी लाली बिखर गई। उस दिन उसने रिसॉर्ट के किचन में ही खाना बनाया। मेरे लिए थाली सजाकर वह अलग खड़ी हो गई तो मैंने सहज ही उससे कहा, तुम भी खाओ ना मेरे साथ। जी अच्छा। उसने अपनी थाली भी लगा ली। खाने के बाद भी बहुत देर तक हम बात करते रहे। उसकी सुलझी हुई और सरल बातें मेरे दिल को छू रही थीं। उसके अंदर कोई बनावटीपन नहीं था। मैं उसे बहुत पसंद करने लगा था। मेरे जज्बात शायद उसे भी समझ आने लगे थे। एक दिन रात में बड़ी सहजता से उसने मेरे आगे समर्पण कर दिया। मैं भी खुद को रोक नहीं सका। पल भर में वह मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा बन गई। धीरे धीरे सारी ऊंच नीच और भेदभाव की सीमा से परे हम दोनों दो जिस्म एक जान बन गए। लॉकडाउन के उस दिनों मैंने अनायास ही मुझे मेरे जीवन साथी से मिला दिया था। अब मुझे यह स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं थी। यह बात मैंने अपने पेरेंट्स के आगे भी रखी तो उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। मम्मी ने बड़ी सहजता से कहा, जब सोच लिया है तो शादी भी कर लो बेटा। पता नहीं लॉकडाउन कब खुले। जब यहाँ आओगे तो तुम्हारा रिसेप्शन धूमधाम से करेंगे, मगर देखो शादी ऑनलाइन रहकर ही करना। सपना यह सब बातें सुनकर शर्मा गई। अगले ही दिन हमने शादी का फैसला कर लिया। सपना ने कहा कि वो अपने परिचित काका को लेकर आएगी जो गांव में शादियां कराते हैं। साथ ही अपने मुँह बोले भाई को भी लाएगी जो कुछ दूर रहता है। हमने सारी प्लानिंग कर ली थी। वह अपनी माँ की शादी के समय के गहने और कपड़े पहनकर आने वाली थी। मैंने भी अपनी सफारी सूट निकाल लिया। अगले दिन शादी थी। हमने रिजॉर्ट में रखे सामानों का उपयोग शादी की सजावट के लिए किया। रिजॉर्ट का एक बड़ा हिस्सा सपना और मैंने मिलकर सजा दिया था। अगले दिन सपना अपने घर से सज संवर कर काका और भाई के साथ आई। वह जानबूझकर घूंघट लगाकर खड़ी हो गई। मैंने घूंघट हटाया तो देखती ही रह गई। सुंदर कपड़ों और गहनों में वह इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे कोई परी उतर आई हो। हमने मेरे मम्मी पापा और परिवार वालों की मौजूदगी में ऑनलाइन शादी कर ली। अब बारी आई शादी की तस्वीरें लेने की। सपना के भाई ने रिजॉर्ट के खास हिस्से में बने खूबसूरती से तस्वीरें लीं। अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीरों को देखकर एक शानदार शादी का एहसास हो रहा था। रिजॉर्ट किसी 5 स्टार होटल का फील दे रहा था। हमने तस्वीरें घर वालों और रिश्तेदारों को फॉरवर्ड की। सब पूछने लगे कौन से होटल में इतनी शानदार शादी रचाई, और वह भी लॉकडाउन में। हमारी शादी को 3 महीने बीत चुके हैं। आज हमारा रिसेप्शन हो रहा है। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हैं। रिसेप्शन पूरी धूमधाम से संपन्न हो रहा है। खाने पीने का शानदार इंतज़ाम है। इस भीड़ और तामझाम के बीच मुझे अपनी शादी का दिन बहुत याद आ रहा है कि कैसे केवल 2 लोग की उपस्थिति में हम लोगों ने उम्र भर का रिश्ता जोड़ लिया था।